नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। साथी दर्शकों, आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत में हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथी ऋचा, क्या आप जानती हैं कि हमारे सच्चे दोस्त कौन होते हैं? कौन होते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं वो होते हैं हमारे आलोचक। हाँ, ये क्यों? क्योंकि ये जो हमारे आलोचक होते हैं ना, ये हमें हमारी गलतियों को बेहतर करने में, हमें उन्हें सुधारने में सबसे पहले मदद करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो अपने होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हमारी गलतियों को छुपाते हैं या फिर गलतियों को नहीं बताते हैं कि हमें बुरा ना लग जाए। लेकिन वही हम देखते हैं दूसरी तरफ के जो हमारे आलोचक होते हैं, वो हमारी गलतियों को सबसे पहले देखते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम सफलता की राह में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब लोगों की बातें सुनते हैं। तो मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि हमें कभी भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे सीख के इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही दिन की शुरुआत हो चुकी है और जब भी दिन की शुरुआत होती है तो हमें एक सकारात्मक विचार रखना चाहिए। क्यों ऋचा? बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने कि हमें लोगों की बातों का इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपने कदम ही रोक दें। बिल्कुल है ना? आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलती है, बहुत तरीके के लोग आपको रोकने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो अपने लक्ष्य से कभी विमुख न हो और हमेशा से, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बिहान आपके लिए लेके आता है अनमोल वचन, जो कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी भी लेके आता है। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। और अब वक्त हो चला है हम आपको मेहमान से रूबरू करवाएं जिसका बेसब्री से हम सबको और आपको इंतज़ार रहता है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बदलते दौर के साथ चीज़ें भी बदल रही हैं और ये विभाग जो है काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले दर्शकों को सर बताएं कि ये राजस्व विभाग क्या है, कैसे जनता से ये कनेक्ट होती है और कैसे कार्य करती है। राजस्व विभाग जो है वो देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी तो उस समय आप सबको पता होगा कि सबसे पहले मालगुजारी वगैरह वसूलने की बात आई थी जी। तो उस समय से इस विभाग का कार्य प्रारंभ होता है और जो प्रशासन है उसकी शुरुआत ही बेसिकली राजस्व संबंधी कार्यों के लिए हुई थी। तो ये विभाग काफ़ी पुराना है और बदलते समय के साथ साथ इसका जो रोल है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी वर्तमान में जो हमारे लोग हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में जो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो सब के सब इसके दायरे में आते हैं, इसकी सेवाओं के दायरे में आते हैं। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि विभाग जो है एक आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी सेवाएं देता है और उन्हें अपने साथ जोड़ता है। जी, साथ ही जैसा कि आपने बताया कि राजस्व का एक ये बहुत बड़ा, जैसा कि ऋचा ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा विभाग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्व के बेहतर प्रबंधन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? देखिए, राजस्व का जो पारंपरिक तरीका था उसको मेंटेन करने का, वो बहुत हद तक मैनुअल था। बहुत सारे रिकॉर्ड जो इसमें हम लोगों ने बनाए थे पुराने समय से जो चले आ रहे हैं वो कागज़ों पे थे और जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो कागज़ आम जनता को उपलब्ध नहीं थे। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा फोकस है वो सारे राजस्व से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, चाहे दस्तावेजों में हो या कहीं भी हो, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाएं और एक तरह से आप कह लें कि कागज़ से उतार करके और उन सारी चीज़ों को हम कैसे कंप्यूटर पर ले आएं और कैसे लोगों को सुलभ बनाएं, ये हमारा अभी आज के समय में मुख्य फोकस है। तो ये किस तरीके से, जैसे अभी ये जितनी भी कार्रवाई होती है आम जनता को बहुत भारी लगती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते, तो वो कैसे इस चीज़ से कनेक्ट हो और कितना आसान डिजिटल कर पाया है इस चीज़ को? देखिए, इसमें हम लोगों को खुद से अपनी आदतें बदलनी होगी। इसमें दिक्कत क्या है कि हम सारे लोगों की रिकॉर्ड कीपिंग उतनी अच्छी नहीं है। हम खुद भी बड़े आराम तलब हो जाते हैं जब तक कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर अभी मैं आपसे ही पूछूं तो शायद आपको अपनी ज़मीन का लोकेशन, खाता खिसरा, प्लॉट जी पूरी तरीके से नहीं पता होगा क्योंकि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ज़मीन पर अपने घर में बड़े आराम से हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं।
वो जब तक उनको कोई परेशानी नहीं होती है वो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स इन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, कैसे अपनी आदतें हम लोगों ने बदल ली। हम सब लोग जो है ऑनलाइन अब रिटर्न फाइल करते हैं, सब लोग अपनी जितनी भी सैलरीज़ हैं, बाकी सारे इनकम्स हैं, उसके स्टेटमेंट्स हिसाब किताब रखते हैं, उसके हिसाब से TDS देखते हैं। उसी तरीके की कार्रवाई करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन के बारे में जागरूक है तो सबसे पहले वो उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उसको अपने पास रखे। ये आज के समय में सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है और अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोगों को फिर परेशानी थोड़ी बहुत उठानी पड़ती है। उसका भी समाधान निकलता है, थोड़ा समय लगता है। सर, जैसे कि अगर हम भूमि सुधार की बात करें तो जैसा कि डिजिटलाइजेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपने बताया कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है, चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग में हो या कोई। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। डिजिटलाइजेशन के बारे में अभी लोगों को कम जानकारी है एज़ कम्पेरिजन टू अगर हम अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? विभाग इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहा है और नियमित रूप से जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य जितने भी माध्यम हैं उनके तरीके से हम लोग जो है आम लोगों तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि वो अपनी ज़मीन के संबंध में क्या क्या सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, किन किन रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं और उनके द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए। विभाग लगभग आप देखें तो प्रतिदिन आपको समाचार पत्र में एक विज्ञापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दिखाई देगा, प्रतिदिन एक। तो इस माध्यम से हम लोगों तक अपनी जानकारी और सूचना पहुंचाते हैं। और अक्सर देखा गया है आजकल के ज़माने में एक ही भूमि को हर बार बेच के और फिर लोग उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और कहते हैं कि भूमि के विवादों में फंसना यानी कि जब तक भूमि ख़त्म ना हो जाए वो विवाद जो है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रॉपर्टी है ना वो अभी से नहीं, बहुत पहले से इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं और अभी धीरे धीरे जैसे इन संपत्तियों का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ रही है उससे संबंधित विवाद भी बढ़ रहे हैं और मुख्यतः हम लोगों का जो अनुभव है वो ये है कि ज़्यादातर विवादों की उत्पत्ति जो है वो परिवार से होती है। बिल्कुल। पारिवारिक विवाद ही आगे चल कर के भूमि विवाद के रूप में कन्वर्ट होते हैं और अधिकांश लोग उसी के चलते, आप देखेंगे परिवार में ही दो लोगों के बीच में केसेस चल रहे हैं, चाचे भतीजे के बीच में केस चल रहा है, दो भाइयों के बीच में केस चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण इसका ये है कि लोग अपनी परिवार में संपत्तियों की जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ी है वो मतलब लोगों का अपना जो इंटेंशन है वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं बराबरी का हिस्सा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर भूमिहीन लोगों की बात करें तो उनके लिए विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है इस बारे में? जी, भूमिहीन लोगों के लिए 2016 से ही राज्य सरकार ने योजना चला रखी है। महादलित विकास योजना के तहत उस समय हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सर्वे किया था। तो उस सर्वे में लगभग 1 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों की एक सूची बनी थी और उसमें से लगभग 90,000 लोगों को ज़मीन सरकार ने दी। अब उसको काफ़ी समय हो गया है तो अभी 2023 में हम लोगों ने पुनः एक सर्वे कराया और इस एक अभियान को नाम दिया अभियान बसेरा 2। बसेरा 2 इसलिए क्योंकि बसेरा 1 पहले भी हम लोगों ने चलाया था बट उसके रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं थे। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये शिकायतें मिली कि बहुत लोगों ने अपनी ज़मीन मिलने पर उस ज़मीन को बेच दिया या कई लोगों ने एक से अधिक जगहों पर ज़मीनें प्राप्त कर लीं। तो इस तरीके की सूचना मिलने पर हम लोगों ने बसेरा 2 शुरू किया और उसमें जो सर्वे है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया। अभी जो लेटेस्ट उसका आंकड़ा है उसमें इस करीबन 1,16,000 लोगों का सर्वे फिर से हुआ है। अब इसके आधार पर जो सरकार है वो इन सारे लोगों को 5 डिसमिल तक ज़मीन देने का प्रयास कर रही है और अब लगभग अभी 11,000 लोगों को ये ज़मीनें अलग अलग ज़िलों में दी जा चुकी हैं। इनके अभ्यर्थी अपना लाभ इस जितना हो सके वो उठा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो प्रदेश से बाहर हैं और वो अपनी चीज़ों को लेकर निश्चिंत, फिर अचानक उनकी नींद टूटती है कि अरे नहीं हमारे तो घर गांव में है और तब तक लोकेलिटी के जो लोग हैं उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, ऐसा कुछ देखा गया। तो ये सिचुएशन आता है तो लोग फिर क्या करते हैं, उसको क्या करना चाहिए पहला कदम? देखिए, अभी 2 चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो विभाग राजस्व से संबंधित कई सारी सेवाएं ऑनलाइन दे रहा है और दूसरी एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसको कि बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है।
तो इन दोनों ही चीज़ों में पब्लिक को जोड़ने के लिए हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। जैसे आपकी एक ज़मीन है, मान लीजिए आपका एक प्लॉट है जिसकी जमाबंदी आज चल रही है, वो कंप्यूटर पे दिख भी रही है आपको। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला हो, आपको उसकी सूचना मिले, तो हमारे पास एक SMS अलर्ट सर्विस है। आप अपना मोबाइल नंबर उसके साथ टैग कर सकते हैं और जैसे आपको बैंक के किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, वैसे ही इस ट्रांजैक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपकी ज़मीन पर कुछ हुआ। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वो हो सकता है आप ही ने किया हो सकता है आपकी गैर जानकारी में किसी ने किया हो। तो अगर गैर जानकारी में किसी ने किया है तो आप उस पर जो उचित कार्रवाई है वो कर सकते हैं। इसी के साथ जितने भी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आने का हम लोगों का जो पूरा उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ रहने के साथ साथ जो भी लोग बिहार से या यहाँ कहें कि भारत से भी बाहर रहते, बहुत सारे प्रवासी बिहारी हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं। हम लोग उनके साथ बात भी करते हैं VC के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट्स से या आपके ग्रेट ब्रिटेन से। तो उन लोगों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को फोकस किया है और वो अपनी जगह से बैठकर सारा इन्फॉर्मेशन और सारी एक्टिविटी, अभी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं की जा सकती है। तो एक ये है, और दूसरा लैंड सर्वे में भी हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर आप अपनी ज़मीन का उसकी सूचना, उसका डिटेल दर्ज कराना चाहते हैं नए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, तो वो सारा भी प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, प्रवासियों को लेके, उनकी जागरूकता को लेके, तो उसके बारे में फिर बताएं। जैसे राजस्व विभाग की जितनी सेवाएं हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अगर आप अपनी ज़मीन का रेंट जमा करना चाहते हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कोई भी म्यूटेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आप अपनी ज़मीन का मेज़रमेंट कराना चाहते हैं वो फैसिलिटी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो प्रवासी हैं, ऐसा अधिकतर ऐसा होता है कि जो प्रवासी हैं उनमें उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा परिवार माइग्रेट हो गया। तो अगर पूरा का पूरा परिवार माइग्रेट हो गया तो उसको ऐसी किसी सर्विस के लिए उसमें से किसी न किसी एक आदमी को उपस्थित होना पड़ेगा। तो अधिकतर हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जो एप्लीकेशन आदि का कार्य है वो डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कर दे, और उसके परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति है गाँव में या शहर में, बिहार में, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रतिनिधि के रूप में अगर किसी कार्रवाई में ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो वो उपस्थित हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही अगर हम भूमि अधिग्रहण के प्रयासों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है, और तकनीकी की अगर हम बात करें तो कितना आसान बनाती है इसको? भूमि अधिग्रहण जो है वो अभी जो चल रहा है वो जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जिसमें आपके नेशनल हाईवेज़ हैं या एक्सप्रेसवेज हैं या कोई पावर प्लांट है बड़ा, इसके संबंध में हम लोग जो है भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करते हैं, लैंड एक्विजिशन। और उसमें प्रॉपर तरीका है। लैंड एक्विजिशन में थोड़ा समय लगता है, उसका एक स्टैट्यूटरी टाइम है क्योंकि वो एक एक्ट से गाइडेड है, और उसका अनुपालन करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, और जो भी रैयत हैं, ज़मीन के मालिक हैं, उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। जी, मतलब ये बस इसमें यह है कि जितनी गवर्नमेंट से वो अपने स्तर से काम कर रही है, वैसे तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होने की भी ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारे, मैंने जैसे पहले बताया कि ज़मीनों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं, आप सब लोगों को इसका अनुभव होगा। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी है उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो लोग गलत करना चाहते हैं वो भी सक्रिय हुए हैं। जैसा भी आप पूछ रही थी कि एक ही ज़मीन को कई लोगों ने बेच दिया, ऐसा होता है। ख़ासतौर से शहर और उसके आसपास के जो गाँवों की ज़मीनें हैं उसमें ऐसा खूब देखने को आता है। बट इन सारी चीज़ों से बचने का और इनसे निपटने का तरीका भी है। लोग अगर जागरूक रहें, अपनी ज़मीन, जैसे आपकी एक ज़मीन है, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आप अभी देख सकती हैं अपने कंप्यूटर पे। कब उसमें म्यूटेशन हुआ, कब उसमें कोई केस इनिशिएट हुआ, कोई केस चल रहा है कि नहीं, उसमें इवन लैंड मॉर्गेज अगर है, आज के समय में उस ज़मीन पर अगर किसी ने कोई कर्ज ले रखा है तो वो भी हम आजकल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जानकारी है। लोगों को बहुत बार ये चीज़ पता नहीं होती, वो करके देखते नहीं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल समय आगे बढ़ रहा है, लोग अपने मोबाइल से ही बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। तो विभाग की, सरकार की ये अपेक्षा है कि लोग राजस्व से संबंधित जो चीज़ें हैं
उनको भी खुद से करके देखें और वो जानकारी भी अपने पास रखें हमेशा। जी, और बात सही भी है, अगर जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कहते हैं कि प्रदेश भी एक जागरूक नहीं होगा। और जैसा कि हम लोग लैंड के बारे में, ज़मीन सुधार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ लैंड सर्वे की अगर बात करूं तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से लोग कर सकते हैं, क्या कुछ इसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को? जी, आपको अपनी ज़मीन के बारे में दो तरीके से पता चलता है। एक रिकॉर्ड होता है जिसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको प्रचलित भाषा में खतियान बोलते हैं, और दूसरा एक होता है नक्शा, आपकी ज़मीन है कहाँ पर, आप उसको खोजेंगे कैसे। तो ये दो रिकॉर्ड जो हैं वो बनाए जाते हैं सर्वे की प्रक्रिया के दौरान। तो ये सर्वेक्षण जो हुआ है, अभी तक बिहार में 2 बार सर्वेक्षण हुए हैं। पहली बार 1920 के समय में हुआ था और दूसरी बार 1960 से लेकर 1990 तक। पहले को कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं, दूसरा रिविजनल सर्वे बोलते हैं। तो अब रिविजनल सर्वे के बाद ये तीसरी बार सरकार ने बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में एक अलग से एक ड्राइव चला करके सर्वे कराने का काम किया है। असल में जो भूमि विवादों की बढ़ती हुई संख्या के कारण ये विचार आया कि इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को उनकी ज़मीन की अद्यतन जानकारी दें। तो अद्यतन जानकारी में उनका एक मालिकाना हक खतियान के माध्यम से और उनकी लोकेशन, ज़मीन प्लॉट है कहाँ पे, नक्शे के माध्यम से। तो ये अभियान जो चल रहा है वो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के नाम से अभी जाना जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलेगी और इसमें लोगों की भागीदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर लोग खुद मौजूद नहीं रहेंगे, इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो ये संभावना है कि उनकी ज़मीन किसी दूसरे के नाम पे चढ़ जाए, कोई दूसरा उसका दावा करे और रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वा ले। तो इसलिए हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे और इसमें जुड़ने के तरीके भी हमने आसान किए हैं। सारी कार्रवाइयाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। तो जैसे आप सबसे पहले आप अपनी ज़मीन को सेल्फ डिक्लेयर करते हैं। उस सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जिसमें सभी कागजात लगा करके आप बताते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, हमें ऐसे मिली और इसके ये दस्तावेज हैं। तो ये दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें और हमें सहयोग करें ताकि हम सही तरीके से नक्शा और खतियान बनाकर विवादों को समाप्त कर सकें। बिल्कुल। और अब इतनी अच्छी जानकारी और अब वक्त हो चला है क्योंकि बात इतनी ज़्यादा है और समय का अभाव हमारे पास हमेशा से कम रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और इतनी बात बताने के लिए उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।